So, Jai Hind to everyone. Myself, Dr. Anuradha Taluja. I'm the faculty in Department of CSC, and I'm continuing in the lecture series of Software Project Management, which is a 6th semester subject in the AKTU syllabus. In the previous lecture, we have discussed about the effort estimation and the project life cycle. In that, we have discussed the XP programming, we have discussed about the Scrum, and then we have discussed about the macro and micro also, how they are implemented and how they can focus on the project development phase. Now, in the next lecture series, we have continued with the activity planning and the risk management. देखो बेटा, रिस्क हर जगह होता है. लाइफ में हम चल रहे हैं तो भी रिस्क है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो भी रिस्क है. तो डीलिंग विद दैट रिस्क, अगर हमें पहले से आइडेंटिफाई हो जाए कि ये रिस्क है, तो क्यों ना उस रिस्क को झेलने के लिए या उस रिस्क को पहले से ही मैनेज करने के लिए हम पहले से ही स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लें. मैंने कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करा और मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ, ई कॉमर्स साइट है और मैंने एक फ्री सेल लगा दी अपनी ई कॉमर्स साइट के ऊपर, और मुझे पता है कि उस साइट में जो है, अगर मैंने फ्री सेल लगा दी है तो जितनी भी सारी ऑडियंस जो ई कॉमर्स मेरी साइट यूज़ करती है वो सारी की सारी अटैक कर देगी, जिससे क्या हो जाएगा, सर्वर आपका क्रैश हो सकता है. दैट इज़ अ रिस्क कि वो मेरा सर्वर को क्रैश कर सकता है. दैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक रिस्क आई एम टेलिंग टू यू. ऐसे ही आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, रिस्क आपको पता है होते ही हैं. तो उन रिस्क को अगर हम पहले से आइडेंटिफाई कर लें और साइड बाय साइड हम उसकी प्लानिंग कर लें कि अगर ये दिक्कत आती है तो हम क्या प्लानिंग करेंगे, हम क्या सेकेंडरी प्लान लेकर चलेंगे, ताकि हमारे प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर, उसके आउटकम पर कोई भी हमारा इफेक्ट ना पड़े. तो डेफिनेटली जितना इम्पोर्टेंट आपको आपके प्रोजेक्ट डिजाइनिंग करने के लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करना उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है. क्योंकि सारा काम कर लिया, अंत में आकर एक रिस्क आया, एक गोली लगी और इंसान खत्म. एक रिस्क आया, बग आया और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉयड. ऐसा नहीं होना चाहिए. एक सेकेंडरी बैकअप प्लान हमेशा हमें साथ में लेके चलना ही है, जो बहुत ज़रूरी है. ठीक है बेटा. सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्टिविटी प्लानिंग एंड द रिस्क मैनेजमेंट. नाउ रिस्क असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं. रिस्क असेसमेंट क्या होता है? In any project, especially software development, there are many possible risks. रिस्क तो कुछ भी हो सकता है. जैसे मैं छोटी सी बात करूं, मैंने पहले भी डिस्कस किया था एग्जाम्पल कि एक विलेज है छोटी सी, उस विलेज में जो विलेज कनेक्टिविटी, एक सिटी के साथ जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी एक पुल के द्वारा उनके साथ होती है. किसी कारणवश, कोई प्रॉब्लम कारण वो आपका पुल टूट जाता है, जिस कारण क्या होता है, विलेजेस का उस सिटी से कनेक्टिविटी टूट जाती है. तब उन्होंने क्या प्लान करा? उन्होंने ये प्लान करा, क्यों ना हम किसी पर्सन को बुलाएं जो उस पुल को डिजाइन कर सके. अब वो जो इंसान आएगा, फॉर एग्जांपल जो आपका मैसून है, जो मजदूर काम करने के लिए आएगा, इट इज नॉट हैविंग अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि इट्स अ वेरी ह्यूज फ्लाई ओवर और जहाँ से हमें कनेक्टिविटी को मेंटेन करना है, isn't it? So definitely we need a software person जो आइडेंटिफाई करके बताए कि कितना मेरा खर्चा आएगा, कितने लोग लगेंगे, कौन कौन सी मशीन लगेंगे, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा. इसीलिए उन्होंने एक ऐसे पर्सन को हायर करा जो ये सब प्रोजेक्ट्स पे काम करता है. वो पर्सन आया, उसने सारा का सारा एनालिसिस करा और बता दिया, ठीक है, आपके इस पुल को बनाने के लिए इतना खर्चा आएगा, इतना टाइम लगेगा, इतनी मैन पावर लगेगी. ठीक है, काम आपका शुरू हो जाता है. ठीक, काम शुरू हुआ, 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गया. ऑल द विलेजेस वर वेरी मच हैप्पी कि चलो फाइनली आफ्टर द 1 मंथ हमारा पास हमारा ब्रिज बनकर आ जाएगा. बट क्या होता है बेटा, आपकी जो टीम थी, वो जो टीम थी वो काम करने वाली, उनके अंदर थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है. डिस्प्यूट इन द सेंस, वो कहते नहीं हम इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, सेकंड वाला कहता नहीं हम इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, वो कहता नहीं अगर आप इससे करोगे तो आगे जाके ये दिक्कत आ जाएगी, वो कहता नहीं अगर आप ऐसे करोगे तो ये दिक्कत आ जाएगी. या जो मशीनरी आपके अवेलेबल है, वो जो है वो टाइमली उनका आपको अवेलेबल नहीं है, या जो मशीनरी ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है उसका रेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी रेज हो रही है. करते करते 4 हफ्ते निकल गए, आउटकम निकल कर नहीं आया, 1 मंथ आपका पूरा हो गया, टाइम खत्म हो गया जो उन्होंने स्टार्टिंग में डिक्लेयर करा था, बट ब्रिज नहीं बन पाया. तभी एक समझदार विलेजर जो है वो एक पर्सन को लेकर आया, फॉर एग्जाम्पल एनी नेम ऑफ दैट पर्सन, राम और गीता और सीता, जिसको उन्होंने सारा सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे हमने एक पर्सन को हायर करा था, वो अपनी टीम को लेकर आया था अपने प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमारे ब्रिज को बनाने के लिए, बट वो ब्रिज वो नहीं बना पाया. अब आप बताइए क्या करना है. The person entered that, the female or the male person, the Ram entered in that project. They have understand the scenario कि क्या क्या हुआ है, क्या कितना काम हो चुका है, कितना काम होना बाकी है. सिनेरियो को समझा, देखा, देखने के बाद फटाफट से काम स्टार्ट कर दिया. और जो आपकी टीम थी, उन टीम को समझाया
कौन सा क्या होगा, उनकी बातों को सुना, अंडरस्टैंड करा, अंडरस्टैंड करने उनको उन्हीं की भाषा में समझाया, विलेजर्स से इंटरेक्ट करा, उनको बताया ये दिक्कतें आई थी, अब ये दिक्कतें नहीं आएंगी, अब आपका जो है आपका ब्रिज जो है वो 15 दिन में रेडी हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। उन विलेजर्स को उनकी लैंग्वेज में समझाया, इन लोगों को अपनी लैंग्वेज में समझाया, उनकी भी बातें सुनी, अंडरस्टैंड करी, isn't it? So that was a risk factor. वो रिस्क ये था कि आपका टीम का जो कंट्रीब्यूशन था उनमें कम्युनिकेशन गैप आ रहे थे। मे बी कोई हाई टेम्पर पर्सन था, मे बी कोई लो टेम्पर पर्सन था, कोई पर्सन थे जो सुनना ही नहीं चाहते थे, कोई पर्सन थे जो फीडबैक देना ही नहीं चाहते थे। हमें हर लेवल के पर्सन को डील करना था। तो दैट इज ऑल्सो अ रिस्क ऑफ आपका जो हेड था, ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज द टीममेट्स, उनको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके नहीं करा पा रहा था। रेंट ऑफ द मशीन्स जो ऑलरेडी पड़ी थी, उनका रेंट बढ़ता जा रहा था, कॉस्ट बढ़ रही थी, वो भी आपका एक बहुत बड़ा रिस्क है, चैलेंजिंग रिस्क है। आपका कस्टमर का ट्रस्ट टूट रहा है, अगली बार से आप लोगों को कहेंगे ही नहीं कि आप इनसे बनवाइए। सो दीज आर द वेरी वेरी स्मॉल बेसिक रिस्क विच आई एम टेलिंग। डेफिनेटली हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपके रिस्क बहुत अलग अलग तरीके के निकल कर आएंगे, बट मैं बेसिक रिस्क की बात बता रही हूँ कि रिस्क तो कुछ भी हो सकता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के, जैसे अभी हमने इस प्रोजेक्ट की बात करी है, 1 मंथ कहा था, तो उस रिस्क को डील करने के लिए डेफिनेटली प्रोजेक्ट का टाइमलाइन था, इट शुड बी 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, कि डेफिनेटली मैन पावर अवेलेबल नहीं है, मशीनरी अवेलेबल नहीं है, उन सब चीजों को भी एड ऑन करके हमें टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज करके अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को उतना ही डिक्लेरेशन करके देने की रिक्वायरमेंट थी। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो I'm coming back to the topic, that is a risk assessment. So I hope you understand with this small story is that what is a risk? Risk can be anything in any project. You're getting my point? But it is very much required to have the identification, to have the understanding what kind of risk are there. छोटे छोटे risk को भी identify करके एक secondary backup plan बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Similar for the preparation of the project itself. Fine. So in any project, especially software development, there are many possible risks, isn't it? Not all risks are equally serious, but some risks are more dangerous, more likely to happen. So risk assessment helps us identify which risks are the most important to handle. How to calculate the risk exposure? हम कैसे calculate करेंगे? The risk exposure tells us how dangerous a risk is. The formula is for that is risk exposure is potential damage multiplied by the probability of the occurrence. डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी क्या है, जब भी हम बात करेंगे कि ऐसा हो सकता है, वह हमारी प्रोबेबिलिटी पिक्चर में आ ही जाएगी, क्या क्या हो सकता है. डेफिनेटली इट इज दैट इज व्हाट्स मेंशन्ड हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. गेटिंग माय पॉइंट? पोटेंशियल डैमेज, हाउ बैड द डैमेज विल बी इफ द रिस्क हैपेंस. प्रोबेबिलिटी की मैं बात करती हूँ, हाउ लाइकली द रिस्क इज टू बी हैपन, इजंट इट? एंड हायर द रिस्क एक्सपोजर, द मोर सीरियस इज द रिस्क. ठीक है, तो इन फॉर्मूले में क्या करा, पोटेंशियल डैमेज को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के साथ मल्टीप्लाई करा, जिससे हमारा रिस्क एक्सपोजर निकल कर आया. पोटेंशियल डैमेज क्या कहता है, हाउ बैड द डैमेज विल बी द रिस्क हैपेंस, कितना ज्यादा डैमेजिंग आपका होगा. प्रोबेबिलिटी इज हाउ लाइकली द रिस्क इज टू बी हैपन, कितना चांसेस है कि वो रिस्क अकर होगा ही होगा. एग्जाम्पल ऑफ रिस्क असेसमेंट टेबल, अगर मैं हम कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द R1, द रेफरेंस 1. रिस्क क्या है, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन, जिसमें आपकी लाइक्लीहुड क्या कहता है, लाइक्लीहुड हमारा कहता है 8. 10 में से हमने 8 पॉइंट्स दिया कि पॉसिबिलिटी है कि रिक्वायरमेंट में ही बदलाव आपका आ जाता है, जिसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर मैं 10 में से मार्क्स दूं वो आपके आएंगे आपके 8. रिस्क एक्सपोजर मैंने कैलकुलेट करा विच इज कमिंग टू बी योर 64, क्योंकि अगर इनिशियल लेवल पर ही आपका इतना ज्यादा बदलाव आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. ठीक है. R2 है आपका रेफरेंस 2, स्पेसिफिकेशन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड. इसमें आपका क्या है, अगर मैं लाइक्लीहुड की बात करती हूँ दैट इज द वैल्यू 5. इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, इट कैन बी 7, और अगर मैं रिस्क एक्सपोजर अगर निकालती हूँ तो वो आ जाएगा आपका 35. सिमिलरली स्टाफ सिकनेस, बीमार पड़ गया स्टाफ, जो मैंने अभी ब्रिज के केस में आपको एग्जांपल दिया कि स्टाफ काम ही नहीं करना चाह रहा, अफेक्टिंग द क्रिटिकल पाथ विच इज योर 5 एंड द इम्पैक्ट विल बी 7 विच इज अगेन अ 35 वैल्यू. सिमिलरली स्टाफ सिकनेस अफेक्टिंग नॉन क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ मीन्स जो आपका मेजोरिटी में आपका काम चल रहा है उस पाथ को हमें काम कंप्लीट करना. नॉन क्रिटिकल जो हमारा सेकेंडरी पार्ट्स होता है कि हमें उस तक अचीव करना ही करना है, विच इज योर 10. लाइक्लीहुड पॉसिबिलिटी वहां रहेगी क्योंकि हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते. इम्पैक्ट आपका 3 रहेगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ डेफिनेटली दैट विल बी योर 30.
अगर मैं बात करती हूँ R5 रेफरेंस की, वर्क पैकेज टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तब आपकी हम बात करें लाइक्लीहुड की, तो जनरली आपका 4 रहेगा। इम्पैक्ट की हम बात करेंगे 5 आएगा। रिस्क एक्सपोजर आपका 20 आ जाएगा। द लास्ट वन इज द R6, टेस्टिंग शोज कंपोनेंट एरर्स। लाइक्लीहुड की हम बात करते हैं 4, इम्पैक्ट की हम बात करते हैं 8। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी इन दोनों को, जो आएगा आपका 32। दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ रिस्क एक्सपोजर। और जो ज्यादा रिस्क होगा उसको हम सबसे ज्यादा पहले हम देखेंगे, डील करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा इनिशियल लेवल R1 क्या है, वो मोस्ट डेंजरस है। 64 वैल्यूज कमिंग, हाईएस्ट प्रायोरिटी टू रिस्क टू मैनेज, जहां पर क्या है, चेंजेस इन रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। इनिशियल लेवल जो फर्स्ट स्टेप आपका है वहीं के वहीं मॉडिफिकेशन होनी शुरू हो गई, तो आपका स्टार्टिंग का प्लान ही फेल हो जाएगा अगर आपके रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन में ही बदलाव आपका निकल कर आ रहा है। ठीक है बेटा, सबसे कम एक्सपोजर किसमें है आपका 20 पे, रिस्क एक्सपोजर विच इज योर वर्क पैकेज टेक्स लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, तो जिसको हम लीस्ट प्रायोरिटी देंगे एज कंपेरिजन टू अदर वन। Clear everyone? So this is how you can easily calculate risk exposure. This is the formula for that. Risk exposure is potential damage multiplied by probability of occurrence. And here is a simple example which I had given by which you can have the understanding how we are calculating the risk exposure. I hope you are getting my point. Now what is the impact level and the range? How much extra cost a project can suffer because of the risk? अगर रिस्क होगा तो कितना ज्यादा कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली। अगर मैं बात करती हूँ हाई लेवल की, मोर देन 30% अबव द बजटेड एक्सपेंडिचर इज कैटेगराइज्ड इन दी हायर लेवल। अगर मैं बात करती हूँ सिग्निफिकेंट लेवल की, 20% टू 29% अबव द बजट एक्सपेंडिचर आपका सिग्निफिकेंट लेवल में हम काउंट करेंगे। अगर मैं मॉडरेट की बात करती हूँ, 10% टू 90% ऑफ द अबव बजटेड एक्सपेंडिचर, अगर इतना होता है तो उसको मॉडरेट में काउंट करते हैं। और अगर 10% बजट एक्सपेंडिचर में अगर आपका रेंज में आ जाता है तो उसको हम लो कैटेगराइज में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इफ अ रिस्क कॉजेज कॉस्ट टू इंक्रीज बाय मोर देन 30%, इट इज अ हाई इम्पैक्ट रिस्क विच इज अ प्रॉब्लमेटिक। जो हमने यहाँ देखा बेटा, पीछे वाली प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि आपका 64 निकल कर आया, 35 निकल कर आया, 35, R1 इज 64, R2 इज 35, R3 इज 35, R4 इज 30। अब आप सोचो कॉस्ट में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका अगर मैं इन रिस्क को डील नहीं करूंगी तो। So if a risk cost to increase by more than 30%, it's a high impact risk. If the cost increases a small like 5%, it's a low impact risk. Clear everyone? Now risk planning की अगर मैं बात करती हूँ, definitely assessment के बाद, it is an uncertain event that if occurs could affect the project. जो हम risk की बात कर रहे हैं, it can be a cost, it can be a schedule, it can be a scope, it can be a quality. So risk can be positive also. Opportunities. मुझे रिस्क मिला and it can be an opportunity to have the modification in my project, in enhancement in my project. और negative, that is my threats. अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ रिस्क मैनेजमेंट की, सबसे पहले आपका आता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है आपका रिस्क एनालिसिस, फिर आता है आपका रिस्क प्रायोरिटाइजेशन, फिर आता है आपका रिस्क प्लानिंग, फिर आता है आपका रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन में क्या हुआ, फाइंड ऑल द पोटेंशियल रिस्क दैट कुड अफेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है बेटा, हमने सारे रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया जो हमारे प्रोजेक्ट को परेशान कर सकते हैं। ठीक है, देन हम एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द रिस्क, देयर लाइक्लीहुड एंड देयर इम्पैक्ट। लाइक्लीहुड मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो रिस्क आपका अगर होगा ही होगा, और कितना आपका इम्पैक्ट होगा, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा, दिस वन, कितना लाइक्लीहुड है आपका, कितना इम्पैक्ट है आपका, वो आप कहाँ निकाल रहे हैं, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ द रिस्क एनालिसिस। ठीक है बेटा, फिर हम करेंगे रिस्क प्रायोरिटाइजेशन। जो मैंने कहा जितना ज्यादा रिस्की होगा उसको मैं पहले प्रायोरिटाइज करूंगी। रैंक द रिस्क बेस्ड ऑन द सीवियरिटी एंड द अर्जेंसी। ठीक, फिर हम करेंगे रिस्क प्लानिंग, दैट मीन्स रिस्क रिस्पॉन्स एंड प्लानिंग। प्लान हाउ टू डील विद रिस्क, अवॉइड, रिड्यूस, ट्रांसफर एंड योर एक्सेप्ट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज योर रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ट्रैक रिस्क कॉन्टिन्यूअसली एंड टेक एक्शंस व्हेन नीडेड। ठीक है बेटा, सो दीज आर द बेसिक वी कैन से द स्टेप्स ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है, प्रायोरिटाइज करना है, प्लान करना है, और उसके बाद उसको मॉनिटर करके कंट्रोल भी करने की रिक्वायरमेंट हमें है।
Now, what is the risk planning specifically? Risk planning is specific steps within risk management where you prepare actions to deal with risk before they happen. पहले से ही planning कर लेना. You basically plan responses for the most critical risks. In risk planning, you decide on strategies for each risk. हर risk के लिए हम कुछ ना कुछ decide करते हैं. For example, avoid the risk. जब मुझे लगा कुछ ज़्यादा feasible नहीं है, change the plan to eliminate the risk. Reduce the probability or impact. That is the mitigation. हम reduce करेंगे probability को, कोशिश करेंगे वो हो ही ना. Transfer the risk, insurance और outsourcing. Accept the risk, do nothing but monitor. क्योंकि मुझे ज़्यादा इफेक्ट इसका पड़ेगा नहीं और जहां वो रिस्क अकर होगा मैं वहीं पर उसको स्टॉप या चेक मैं वहां लगा दूंगी. असाइन द ओनर्स हु विल मैनेज ईच रिस्क. रिस्क की लिस्ट बन गई है, रिस्क को आपको असाइन भी करना है, कौन कौन कब कब कैसे कैसे इसको मैनेज करेगा. क्रिएट द कॉन्टिजेंसी प्लान्स, व्हाट टू डू इफ द रिस्क अकर्स, जो बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिस्क जो है आपके पूरे प्रोजेक्ट को खत्म कर देगा. एग्जाम्पल ऑफ रिस्क प्लानिंग की अगर हम बात करती हूँ, डिले इन सॉफ्टवेयर डिलीवरी, दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन रिस्क विच इज अकरिंग. फ्लाईओवर पे देखा होगा आप लोगों ने, फ्लाईओवर पे लिखा होता है कि ये फ्लाईओवर आपका 15 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा या 10 साल के बाद कंप्लीट हो जाएगा, बट वो एक्सटेंड होते होते 5 साल और 10 साल और आगे ले जाता है. दैट इज अ कॉमन रिस्क. सो मिटिगेट बाय हायरिंग एक्स्ट्रा डेवलपर, जिसको मैं कैसे कम कर सकती हूँ, मैं एक्स्ट्रा डेवलपर्स को हायर करूँ. रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा. कॉन्टिजेंसी प्लान की मैं बात करती हूँ, वी यूज अ बफर टाइम फ्रॉम द शेड्यूल, ताकि मेरा टाइमली कंप्लीट हो सके प्रोजेक्ट. सो की टूल्स यूज इन रिस्क मैनेजमेंट इज रिस्क रजिस्टर, अ टेबल लिस्टिंग द ऑल रिस्क्स, probability and impact matrix which helps the prioritization, SWOT analysis which is your strength, weakness, opportunities and threat, SWOT. ये सारा एनालिसिस मुझे करना है. रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर भी आइडेंटिफाई करके हमें इस पे काम करना है. रिस्क इवैल्यूएशन की मैं बात करती हूँ. रिस्क इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग द सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड रिस्क इन अ प्रोजेक्ट. इट हेल्प्स डिटरमाइन which risk need attention, how serious they are, what actions should be taken to manage them, जो बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बेटा? To prioritize the risk based on the potential impact. किसकी प्रायोरिटाइज है? To support decision making, to allocate resource effectively to mitigate the risks. अगर मैं स्टेप्स की बात करती हूँ इसके अंदर, we have to access the probability. How likely is the risk to occur? हाई है, मीडियम है, लो है, वो कैटेगराइजेशन को हम चेक करेंगे. देन वी विल चेक द सिवियरिटी पार्ट. व्हाट वुड बी द इफेक्ट इफ द रिस्क अकर्स? माइनर, मॉडरेट, मेजर एंड योर क्रिटिकल पार्ट. असाइन रिस्क रेटिंग. वी यूज कंबाइंड प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट टू कैलकुलेट द रिस्क स्कोर. हम रिस्क स्कोर का निकालेंगे, रेटिंग करेंगे उसकी, जो हमने प्रीवियसली देखा भी है. प्रायोरिटाइज द रिस्क, ऑफ कोर्स, हाई स्कोर, हायर प्रायोरिटी, फोकस फर्स्ट ऑन द रिस्क विद हायर प्रोबेबिलिटी एंड हाई impact. Next is the Monte Carlo simulation, which is a subpart for that thing. It is a mathematical technique that allows you to account for uncertainty in the project planning. जहाँ भी आपके uncertainty की हम बात करते हैं, वहाँ आपका MCS by default आ ही जाता है. Instead of using single point estimate like the project will take exactly 6 months, you input the range of possible values like 5 months और 8 months. आप एक फिक्स रेंज मत दीजिए. हो सकता है भाई, मैंने कहा ना, एक अपने पास एक बफर लेकर चलिए, उस बफर को ही डिक्लेयर करिए, नॉट एट द एग्जैक्ट वैल्यूज. द सिमुलेशन दैट रन्स thousands of scenarios, randomly picking values within those range to predict different possible outcomes. Why to use Monte Carlo in SPM? Of course, projects are uncertain. जहां मैंने कहा ना दिक्कत आती है, अनसर्टेनिटी की हम बात करते हैं, वहां आपका Monte Carlo सिमुलेशन पिक्चर में आएगा ही आएगा. Tasks meeting longer or shorter than the planned. Monte Carlo gives us the probabilistic results like there is a 90% chance the project will be done within the 7 months, or there is a 10% the cost will exceeds around $500,000. तो एक probability दे दी Monte Carlo simulation ने आपके कि 90% चांस है कि आपका 7 महीने में कंप्लीट प्रोजेक्ट हो ही जाएगा, जिसमें आपका जो कॉस्ट है वो आपका इतना लगेगा. ठीक है बेटा. It helps decision makers in better scheduling, budgeting and the risk management. क्योंकि मुझे एक पिक्चर की क्लैरिटी हो गई है कि कितने टाइम ड्यूरेशन मेरा कंप्लीट होगा, कितना मेरा खर्चा आएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहाफ पर हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं और रिस्क को मैनेज भी कर सकते हैं. Why use MCS in software project management? If I talk about, of course, मैंने कहा अनसर्टेनिटी हर तरफ है, requirements may change, productivity may vary, bugs and rework may increase time and
cost. So MCS helps by predicting possible project durations and your cost. It estimates the risk of missing the deadlines and it helps in decision making with quantified risks. So आपके MCS देखिए कितना अच्छे से आपको हेल्प कर रहा है, आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प कर रहा है, आपकी कॉस्ट निकालने में आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपकी डेडलाइंस हैं, वो जो आपकी रिस्क की जो डेडलाइंस हैं मिसिंग की, वो आपको एस्टिमेट करने में आपकी हेल्प कर रहा है, आपको डिसीजन मेकिंग जो है आपकी उसको करने में आपको हेल्प आउट कर रहा है. सो अगर मैं बात करूं इन टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की कि वो काम कैसे करता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा वेरिएबल्स को. पिक व्हाट यू वांट टू मॉडल, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एफर्ट, कॉस्ट एटसेट्रा, उसमें से एक को पिक करिए वेरिएबल को और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए. डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द पीडीएफ फंक्शन फॉर ईच अनसर्टेन वेरिएबल. फॉर एग्जांपल द टास्क ड्यूरेशन कैन फॉलो अ ट्रायंगुलर, normal or uniform distribution. Whatever you want to use a distribution value, you can use. If you want to use a triangular, you want to use a normal one, you want to use a uniform one. It is depending on you कि आप कौन सा distribution formation को आप use करना चाहते हैं. Fine. Then use the run the simulations. Randomly sample values for each variable based on the distribution and simulate the entire project thousands of times. Fine. Analyze the results then. Aggregate results to find expected values, ranges, confidence intervals. For example, there is a 90% chance the project will finish 8 to 10 months. ये आपका MCS निकाल कर आइडेंटिफाई करके आपको देगा कि इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, इतने में तो कंप्लीट होगा ही होगा. ठीक है बच्चों. Now where MCS is used, specifically अगर मैं बात करती हूँ, schedule the estimation. What is the risk of not meeting the deadline? अगर नहीं हुआ तो cost estimation. How much budget buffer is needed? कितना मुझे बफर की रिक्वायरमेंट है. रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं. Which factors most increase project risk? कहाँ पर रिस्क मेरे अफेक्ट कर रहे हैं, कौन मेजरली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है रिस्क के अंदर. एफर्ट एस्टिमेशन, हाउ मच मैन पावर फ्लक्चुएशन कैन वी टॉलरेट. ये सब चीजें आपकी शेड्यूल एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एफर्ट एस्टिमेशन, ये सब चीजें आपकी MCS आपको निकालकर अच्छे से देगा. आपकी प्रोबेबिलिटी निकाल कर देगा कितनी प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है, आपको कॉन्फिडेंस निकाल कर देगा कितनी कॉन्फिडेंस की वैल्यू है जो आपको आइडेंटिफाई करेगी कि हाँ प्रोजेक्ट आपका इतनी दिक्कतों के बिना आपका इतना इफेक्टिवली आउटकम आपको निकाल कर देगा ही देगा. एडवांटेज की अगर बात करूं, ऑफकोर्स इट मॉडल्स द रियल वर्ल्ड रैंडमनेस, ऑफकोर्स प्रोवाइड्स प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट, नॉट जस्ट अ सिंगल पॉइंट एस्टिमेट. ठीक. इट सपोर्ट्स द बेटर रिस्क असेसमेंट. Definitely. It helps in making data-driven decisions under uncertainty. It is data-driven decisions. जो डेटा आप देंगे, जितना एक्यूरेट डेटा आप देंगे उसको, उतना ही इफेक्टिवली आपके काम करेगा. लिमिटेशन की मैं बात करती हूँ, ऑफकोर्स रिक्वायर्स गुड क्वालिटी इनपुट डेटा, क्योंकि मेरा डेटा आपका अच्छा होगा तभी अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे. बैड इनपुट, बैड आउटपुट. मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी कैन ग्रो रैपिडली. ऑफकोर्स नीड द कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज, स्पेशली फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, वहां आपको कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी. स्टेक होल्डर्स में फाइंड इंटरप्रिटेशन डिफिकल्ट विदाउट प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. जो टेक्निकल पीपल नहीं है या जो टेक्निकल पीपल है, अगर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, डिटेलिंग नहीं होगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो उनको समझने में दिक्कत आएंगे कि हाँ भाई इतना टाइम और क्यों बढ़ गया, इतनी कॉस्ट आपकी क्यों बढ़ गई, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं. ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना थ्रू द MCS इज अ टिपिकल टास्क. So thank you so much for this lecture series. These are the references. अगर आप चाहें तो इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं, इन लिंक्स को रेफर कर सकते हैं for the further understanding of this topic. Thank you so much.